अब उसके बेचारे के 500-400 कुछ सेव हो पाते हैं, क्योंकि भाई आज की डेट में बहुत ज़्यादा परेशान है। क्यों है? $4000 तो उसके पक्के हैं, इतना तो उसको देना ही देना है। आजकल कनाडा के अंदर ना इंस्टाग्राम टिकटॉक पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस चल रही हैं, प्योर मार्केटिंग का खेल है, फोमो क्रिएट किया जा रहा है। मतलब वो चैट जीपीटी छाप जो स्क्रिप्ट्स होती है ना, बिल्कुल नकली कहानी है, वो आपको सुनाई जा रही है ताकि बंदा फोमो में आ जाए कि भाई साहब मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ, मेरा भी पॉजिटिव कैश फ्लो हो जाएगा। अभी वीडियो में आगे बात करते हैं। तो बेसिकली वीडियोस जैसे कि एक पंजाबी बंदा मेरे पास आया, मैंने उसको कनाडा के अंदर घर खरीद के दे दिया, जिससे उसको $4000 का मंथली रेंट आ रहा है, और घर की जो मॉर्गेज पेमेंट है वो है $2500। $1500 का जो डिफरेंस है वो उस पंजाबी बंदे की पॉकेट में जा रहा है। अब वो मजे कर रहा है, रेंट फ्री रह रहा है, या फिर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया, पता नहीं क्या ही हो गया। एक और वीडियो, एक गुजराती बंदा मेरे पास आया, उसको कनाडा के अंदर एक दुकान खरीदनी थी, तो मैंने उसको एक बढ़िया सी लोकेशन पे एक दुकान खरीद के दे दी। उसकी जो मॉर्गेज पेमेंट है वो है $5000, उस दुकान से उसको जो रेंट आ रहा है वो है $7000, और ऊपर के जो खर्चे हैं जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, फिर कोई भी खर्चा हो गया, जिसने रेंट पे लिया ना दुकान वही पे कर रहा है। तो $2000 का डिफरेंस उस गुजराती बंदे की पॉकेट में जा रहा है। अब गुजराती बंदा भी जिंदगी में मजे कर रहा है। मतलब ऐसे बताया जाता है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हैं, रियलिटी ऐसी नहीं होती है, चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती हैं। या फिर किसी वीडियो में मारवाड़ी आ जाएगा, किसी वीडियो में मराठी आ जाएगा, किसी वीडियो में कोई आ जाएगा, तो यही चल रहा है, फोमो क्रिएट किया जा रहा है। एक वीडियो ये भी है कि भाई एक बंदा मेरे पास आया, बहुत ज़्यादा परेशान था। अब वो मारवाड़ी था, मराठी था, पंजाबी था, गुजराती था, वो आप अपने आप लगा लेना। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि भाई एक बंदा मेरे पास आया, वो बहुत ज़्यादा परेशान था। वो बोला कि भाई कनाडा के अंदर घर खरीदने के लिए मेरे को तो 20% डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, कैसे मैं कनाडा के अंदर घर खरीदूंगा। तो मैंने उसको ये सजेस्ट किया कि भैया 5% डाउन पेमेंट करके भी घर खरीद सकते हो। अभी टेक्निकली सही है, लेकिन मे बी ये फाइनेंशियली सही डिसीजन ना हो, वो तो कोई बताता नहीं है कमीशन के चक्कर में, वो तो भाई साहब घर चेप देते हैं। एक और वीडियो भी चलती है कि अब तो वर्क परमिट पे भी आप कनाडा के अंदर घर खरीद सकते हो। टेक्निकली आप काफ़ी सारी प्रोविंसेस में वर्क परमिट पे भी घर खरीद सकते हो, लेकिन उसके बहुत सारे डाउन साइड्स हैं, वो कोई नहीं बताता, क्योंकि भाई कमीशन आ रही होती है ना। आज की वीडियो में आपको एक रियल कहानी बताऊंगा एक बंदे की, जिसको मैं जानता हूँ। आज की डेट में वो बहुत ज़्यादा परेशान है। ऐसी ही वीडियोस को देख के वो फोमो में आ गया था कि भाई मेरे को भी कनाडा के अंदर घर खरीदना है, रेट बढ़ जाएंगे, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, पता नहीं क्या ही हो जाएगा। तो उस चीज़ में आके उसने कनाडा के अंदर एक घर खरीद लिया। आज की डेट में बहुत ज़्यादा परेशान है। क्यों है, वीडियो में आगे बात करते हैं। तो बेसिकली यार 2021 में एक बंदा आया था अपना 2 साल का कोर्स करने के लिए कनाडा। 2023 में उसकी पढ़ाई कंप्लीट होगी, अपना पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिल गया, और वर्क परमिट मिलने के 2 महीनों के बाद उसको कनाडा के अंदर अपने ही फील्ड में जॉब भी मिल गई, और सैलरी भी अच्छी खासी थी। $80,000 का उसका एनुअल पैकेज लग गया। 2024 के कुछ अगस्त सितंबर में उसका 1 साल भी कंप्लीट हो गया, और फिर 2025 के जनवरी फरवरी में जब भी उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल जो भी हुआ, उसकी जो सैलरी थी वो 80,000 से बढ़कर $85,000 हो गई। और ड्यूरिंग दिस टाइम वो अपने पैसे वगैरह सेव कर रहा था। पीआर शीआर भी उसकी होगी, क्योंकि 1 साल उसका कंप्लीट हुआ, आइल्स में बढ़िया स्कोर आ गया, मास्टर्स उसने की हुई थी, तो उसकी पीआर भी होगी, बढ़िया हिसाब किताब हो गया। अब इस दौरान वो अपने पैसे सेव कर रहा था, क्योंकि उसके अंदर ना एक फोमो क्रिएट हुआ था, एक ना डर बैठा हुआ था सोशल मीडिया को देख के कि भाई अगर मैं घर नहीं खरीद लेता कनाडा के अंदर, तब तक मेरे को सक्सेसफुल नहीं कहा जाएगा, या फिर भाई आगे जाके तो घरों के रेट बढ़ जाएंगे, घर नहीं खरीदे जाएंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। वो मे भी थोड़ा बहुत सच हो, लेकिन उसके अंदर एक डर बैठा हुआ था कि भाई मेरे को फटाफट से कनाडा के अंदर घर खरीदना है। जो भी पैसे सेव कर रहा था इसी इंटेंशन से सेव कर रहा था कि भाई ये मैं अपनी डाउन पेमेंट इकट्ठी कर रहा हूँ, जैसे ही मेरी पीआर होगी उसके बाद मैं कनाडा के अंदर अपना घर खरीद लूंगा। 2025 में उसने अपना कनाडा के अंदर एक घर खरीद लिया। अब घर का जो प्राइस था वो कुछ ज़्यादा नहीं था, $4.5 लाख का उसने घर खरीदा, बिल्कुल ब्रांड न्यू, बड़ी दूर जाके, मतलब मेन जो सिटी होती है उससे काफ़ी दूर जाके, क्योंकि जो नई कॉलोनियाँ बनती है ना जनरली थोड़ी सी बाहर होती हैं, मतलब मेन सिटी सेंटर के आसपास बहुत कम नई कॉलोनियाँ या फिर वो जो नए कंस्ट्रक्शन वाले घर होते हैं बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो ऐसी जगह पे उसने घर खरीदा, एक रियल्टर ने उसको दिलाया, जो सोशल मीडिया के थ्रू ही तो उसका हिसाब किताब बैठा था। उसने बड़ी दूर जाके घर खरीद लिया, वहाँ पे खास कुछ बना नहीं है, मतलब जो प्लाजा वगैरह होते हैं वो ढंग से अभी बने नहीं हैं, अभी बन रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन जोन है, मतलब पार्क वगैरह बन रहे हैं, मतलब वैसी कॉलोनी है। और साथ के साथ ट्रांजिट का भी बहुत बेकार सा कनेक्शन है, मतलब 1.5 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है, एक पॉइंट पे बस उतार देती है, उसके बाद बस नहीं जाती है, तो ये भी बड़ी दिक्कत है। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे डेवलप हो रही हैं, अभी बन रही हैं, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। और उसने सिर्फ 5% डाउन पेमेंट की थी, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो 20% या फिर 10% डाउन पेमेंट कर सके। और जो भी उसको घर दिला रहा था उसने उसको ये सजेस्ट नहीं किया कि भाई आप थोड़ा सा वेट कर लो, 10% जब हो जाए तब घर खरीद लेना, या फिर जब 20% डाउन पेमेंट इकट्ठी हो जाए तब घर
खरीदना। जो बंदा था उसको दिला रहा था, उसको तो अपनी कमीशन से मतलब था, तो उसने कहा कि हाँ 5% डाउन पेमेंट से भी आप घर खरीद सकते हो। अगर 5 लाख से कम का वो घर है तो टेक्निकली वो बात सही है। तो उसने 5% डाउन पेमेंट करके घर खरीद लिया। अब जब हम 5% डाउन पेमेंट करके करते हैं, मतलब 20% से जब कम हम डाउन पेमेंट करते हैं, तो एक CMHC इंश्योरेंस भी ऐड हो जाती है हमारी मॉर्गेज में। डाउन पेमेंट उसने कितने की होगी, कुछ 23,000 22,000 डॉलर, 5% बनता है 4.5 लाख का। तो उसकी मॉर्गेज काफ़ी ज़्यादा है और मंथली जो उसकी पेमेंट है ना वो कुछ 3100 3000 इसके आसपास है। जो भी इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से, मेरे को इंटरेस्ट रेट नहीं पता कितना है। साथ के साथ वो जो घर है ना वो एक कम्युनिटी के अंदर है, मतलब एक प्राइवेट रोड के ऊपर है, तो उसको ना एक स्ट्राटा फीस भी देनी पड़ती है। तो कुल मिला के कुछ 3500 डॉलर उसका बन जाता है महीने का खर्चा। ये तो आएगा ही आएगा, स्ट्राटा फीस उसको देनी ही देनी है और जो मॉर्गेज पेमेंट है वो भी आएगी ही आएगी। उसके ऊपर से जो यूटिलिटीज़ वगैरह का खर्चा हो गया, बाकी चीज़ें होगी, तो 4000 डॉलर तो उसके पक्के हैं। इतना तो उसको देना ही देना है। पहले वो बेचारा 1000 डॉलर अपना रेंट दे रहा था, बढ़िया तरीके से पैसे सेव कर पाता था। अब उसके बेचारे के 500 400 कुछ सेव हो पाते हैं, क्योंकि भाई खाना पीना भी तो होता है, ग्रोसरीज वगैरह के बिल भी आते हैं। तो इसके बारे में मैंने पहले वीडियो में बात की है, वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। लेकिन मेन मुद्दा कुछ और है इस वीडियो का। तो बेसिकली बढ़िया तरीके से घर खरीद के बढ़िया जिंदगी चल रही थी, सेटिस्फाइड था कि भाई मैं कनाडा के अंदर मैंने घर खरीद लिया। जो उसकी इच्छा थी कि भाई मैं सक्सेसफुल दिखना चाहता हूँ, तो वो अब सक्सेसफुल बाहर से दिखाई दे रहा है कि भाई एक होम ओनर है वो। अब इंडिया में लोगों को बता सकता है कि भाई मैंने तो कनाडा के अंदर एक घर खरीद लिया है। चाहे वो बेचारा पेचेक टू पेचेक टेक्निकली जी रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। अब 85,000 डॉलर उसको लगा कि यार मेरी सेविंग तो बहुत ज़्यादा कम हो रही है, तो मेरे को जॉब्स वगैरह अप्लाई करनी ही पड़ेंगी। तो वो जॉब्स वगैरह भी अप्लाई कर रहा था। तो अभी रिसेंटली उसको एक जॉब ऑफर आया किसी और प्रोविंस से, जिसके अंदर उसको 1,40,000 डॉलर का उसको एनुअल पैकेज मिल रहा है। मतलब 85,000 से जंप हो रहा है सीधा 1,40,000 पे। मतलब अगर प्रिसाइसली बोलूँ तो 1,38,000 के आसपास का कुछ है। तो इतना उसको एनुअल पैकेज ऑफर हो रहा है। इंटरव्यू वगैरह क्लियर हुआ भाई, बढ़िया तरीका हो गया। अब वो कहता है कि भाई अब 1,40,000 का ऑफर मिल रहा है, तो मेरे को उस प्रोविंस के अंदर मूव हो जाना चाहिए। काफ़ी दूर है वो प्रोविंस। अब मूव होने की जब बात आती है, तो जो उसने घर खरीदा है, जो महीने के 3500 डॉलर तो फिक्स हैं ही। अगर यूटिलिटी बिल नहीं भी आता तो 3500 डॉलर तो उसको देने पड़ेंगे। अब उस घर को वो छोड़ के जाए तो बहुत दिक्कत है। 3500 डॉलर खाम का दे रहा होगा क्योंकि घर तो बंद है। तो उसने सोचा चल मैं रेंट पे चढ़ा देता हूँ, कोई नहीं, मैं रेंट पे इस घर को चढ़ा के उस प्रोविंस में मूव हो जाता हूँ। तो रेंट पे चढ़ाने की जब बात आई, उसने देखना शुरू किया कि भाई कोई रेंट पे ले ले। कोई रेंट पे वो घर लेने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि भाई साहब सिटी से काफ़ी ज़्यादा दूर है। मतलब सिटी सेंटर से काफ़ी ज़्यादा दूर है, मेन सिटी से भी बहुत ज़्यादा दूर है, बिल्कुल आउटस्कर्ट सबर्बन एरियाज़ के अंदर पड़ता है। प्रॉपर तरीके से बस का कनेक्शन भी नहीं है, कोई ट्रांजिट का कनेक्शन नहीं है। उसके ऊपर से वो जो एरिया है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब कुछ प्लाजा वगैरह ढंग से बने नहीं हुए। तो एक ऐसे बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो जो रेंट पे कोई रूम या फिर घर लेना चाहता है, कोई फैमिली है या फिर स्टूडेंट का ग्रुप है या फिर कोई एक बंदा है, अगर 2500 डॉलर दे के उसको इतनी दूर घर मिल रहा है जहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ भी नहीं है, और सेम 2500 डॉलर दे के उसको सिटी में कोई ऐसा घर मिल रहा है रेंट पे जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं, आसपास प्लाजाज हैं, ट्रांजिट का सिस्टम भी बहुत बढ़िया है, तो ऑब्वियसली बंदा सिटी सेंटर या फिर सिटी के अंदर वो घर रेंट पे लेने का सोचेगा, मतलब ऐसा चाहेगा। वो रेंट पे उसका घर नहीं चढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा वो परेशान है। फिर उसने सोचा चल यार घर बेच देते हैं, रेंट पे नहीं चढ़ रहा, घर को बेच के मैं उस प्रोविंस के अंदर मूव हो जाता हूँ। अब अपना घर सेल करने के लिए वो उसी रियल्टर के पास गया जिससे उसने घर खरीदा था। अब कनाडा के अंदर क्या होता है कि जब आप एक बायर होते हो, जब कनाडा के अंदर आप घर खरीदते हो, तो आपको कोई भी कमीशन वगैरह नहीं देनी होती सेलर रियल्टर को या फिर बायर रियल्टर को। आपका सिर्फ लॉयर की फीस होती है और जो भी क्लोजिंग कॉस्ट वगैरह होती हैं वो होती हैं अपार्ट फ्रॉम डाउन पेमेंट। लेकिन जब आपको कनाडा के अंदर घर बेचना होता है ना, अगर मॉर्गेज पे लिया है, कैश पे तो बहुत कम लोग लेते हैं, अगर आपने मॉर्गेज लिया है और मॉर्गेज रीफाइनेंस होने से पहले अगर आप घर को बेचोगे तो पेनल्टी फीस वगैरह देनी पड़ती है, जो कि डिपेंड करेगा कि भाई कितना टाइम रहता है आपकी मॉर्गेज रीफाइनेंस होने में या फिर रिन्यू होने में। उसके ऊपर से जो सेलर की कमीशन होती है, सेलर रियल्टर की जो कमीशन होती है वो उस बंदे को देनी होती है जो घर बेच रहा है, और जो बायर रियल्टर की जो कमीशन होती है वो भी उसी बंदे को देनी होती है जो घर बेच रहा है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्केट भी डाउन है, तो जब वो कैलकुलेशंस वगैरह की उसने अपने रियल्टर के साथ मिल के, तो बात ये आ रही है कि अगर घर बिकेगा कमीशंस वगैरह हटा के और जो भी मॉर्गेज की पेनल्टी होगी ब्रेक करने की वो हटा के, जितने भी उसके पॉकेट में पैसे आएंगे उससे जो लोन अमाउंट है ना वो भी नहीं उतर पाएगा। डाउन पेमेंट वापस आने का तो बहुत ही दूर का सवाल हो गया, मतलब बड़ी दिक्कत वाली चीज़ है। तो बेचा भी नहीं जा रहा। अब बंदा बहुत ज़्यादा परेशान है कि भाई मैं जॉब ऑफर लेना चाहता हूँ, ना मैं घर बेच पा रहा हूँ, ना मैं उसको रेंट पे चढ़ा पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। अभी थोड़े दिन पहले मेरी उससे बात हुई थी, उसने मेरे को बोला कि मैं घर को ताला लगा के ऑब्वियसली कोशिश करूंगा कि वो रेंट पे चढ़ जाए। अब मैं मूव हो रहा हूँ, लेकिन वो महीने के कुछ 3500 डॉलर पॉकेट से पे करेगा। अब वो कब तक करेगा पता नहीं। एक बंदा लेता है, कोई कमरा रेंट पे लेता है, फिर कोई बंदा पूरा घर रेंट पे लेता है, कब होगा वी डोंट नो। लेकिन जब तक वो नहीं होता तब तक वो जो बंदा है वो 3500 डॉलर महीने के पे करता रहेगा
करता रहेगा। तो इस वीडियो के थ्रू मैं यही बताना चाहता हूँ कि यार अगर आपके पास कुछ पैसे सेव हो गए हैं, मे बी कोई घर आपको पसंद है एक पर्टिकुलर अमाउंट का, और उसको खरीदने के लिए जो भी डाउन पेमेंट है 5%, 10% या फिर मे बी 20% भी आपने सेव कर लिया, तो सिर्फ ये एक फैक्टर नहीं होना चाहिए, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं। मेन है स्टेबिलिटी, कि भाई स्टेबिलिटी है नहीं है। उसके ऊपर से जिससे भी आप डिस्कस कर रहे हो, किसी बंदे से भी आप बात कर रहे हो कि भाई मेरे को घर खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, चाहे वो आपका रियल्टर है, चाहे वो मॉर्गेज वाला है, या फिर आपको कोई बड़ा भाई है, या फिर कोई अंकल है, या फिर कोई दोस्त है, जिससे भी डिस्कस कर रहे हो, ऐसे बंदे से डिस्कस करो जो सिर्फ अपनी कमीशन को नहीं देखता, आपकी भी सिचुएशन को समझता है, मतलब अपने आप को आपके शूज़ में डाल के समझता है, सोचता है, पूरी सिचुएशन को एनालाइज करता है, और फिर आपको कोई चीज़ रिकमेंड करता है या फिर कोई चीज़ एडवाइस करता है। घर खरीदने से डेफिनेटली आपको स्टेबिलिटी मिलती है। फाइनेंशियली अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म में घरों की जो वैल्यू है, रियल एस्टेट की जो वैल्यू है, ज़मीन की जो वैल्यू है, वो अप्रिशिएट ही होती है, तो लॉन्ग टर्म में फ़ायदा ही होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका घर खरीदना ज़रूरी है। मे बी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका रेंट पे रहना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि लाइफ में और बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। और जो सोशल मीडिया पे फोमो क्रिएट किया जाता है कि भाई आप वर्क परमिट पे भी घर ले लो, या फिर आप 5% डाउन पेमेंट करके भी घर ले सकते हो, अगर आपने घर नहीं लिया तो आप अनसक्सेसफुल रह जाओगे, दुनिया की नज़र में आप तो सक्सेसफुल हो गए नहीं, या फिर रेंट पे चढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो। तो सारी कैलकुलेशंस वगैरह करके करना होता है। कोई भी जो बंदा चीज़ बेच रहा है वो प्रॉबली 100% तरीके से आपकी सिचुएशन को नहीं समझेगा, वो अपनी कमीशन, अपनी सैलरी, अपनी इनकम को देखेगा। आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपनी सिचुएशन को एनालाइज करो कि भाई मेरे को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे घर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि घर लेना एक बहुत बड़ी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होती है कि भाई साहब इतनी पेमेंट तो मेरे को मंथली करनी ही पड़ेगी, साथ के साथ ये सारे ऊपर से खर्चे आएंगे ही आएंगे, तो ये मेरे को पे करना पड़ेगा। इन केस अगर मेरी फ्यूचर में जॉब चली जाती है, फिर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस केस में मैं क्या करूँगा। तो ये सारे फैक्टर्स आपको कंसिडर करने पड़ेंगे कि भाई मैं स्टेबल हूँ, मेरी जॉब स्टेबल है, मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ, बढ़िया हिसाब किताब, और यहीं पे मैं घर खरीदना चाहता हूँ। और साथ के साथ एक बंदे ने मेरे को बहुत ही बढ़िया चीज़ बताई थी कि भी आपकी एक एग्जिट स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए, कि इन केस अगर आपको घर बेचना पड़ता है तो वो उसको एग्जिट स्ट्रैटेजी बोलते हैं, तो वो क्या होगी। तो वो सोच के भी घर खरीदना चाहिए कि भाई लेट अस से आप खरीदना चाहते हो, आप अभी स्टेबल नहीं हो, आप यू नेवर नो कि फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि जनरली नहीं पता होता, लेकिन अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप घर खरीदना चाहते हो, उस चीज़ में आप पढ़ना चाहते हो, तो उस केस में आपके पास एक एग्जिट स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए कि अगर मेरे को कोई जॉब ऑफर मिल जाता है, या फिर मेरे को यहाँ से मूव होना पड़ता है, या फिर मैं इस घर के अंदर नहीं रहना चाहता, तो उस केस में वो स्ट्रैटेजी आपकी क्या होगी। तो वो चीज़ भी आपके माइंड में प्रॉपर तरीके से क्लियर होनी चाहिए। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, मॉर्गेज एजेंट्स हैं, या फिर रियल्टर्स हैं, उनके साथ डिस्कस करो, लेकिन उन लोगों के साथ जो आपका भी फ़ायदा सोचते हैं, सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं सोचते। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद भी अगर आप कहते हो नहीं मैं तो स्टेबल हूँ, मैं तो यहाँ पे घर खरीदना चाहता हूँ, आई एम ओके, आई एम रेडी, तो उस केस में घर खरीदने का प्रोसेस क्या होता है, क्या हिसाब किताब होता है जब घर खरीदते हैं, तो वो जानने के लिए आप ये राइट वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। और ये वीडियो आपको अगर ठीक ठाक लगी हो, थोड़ी लर्निंग मिली हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बहुत मोटिवेशन मिलती है। और जब तक अगली बढ़िया वाली वीडियो नहीं आती है, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।